फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार जीके। फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सभी परीक्षाओं जिनमें जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सत्य कथन बताना है, तो चलिए देखते हैं। आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर की किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। सेकंड, पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप, टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बताया। थर्ड है, स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बछाड़ के अवशेषों के बारे में बताया। फोर्थ है, कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। ये कूट है। ऑप्शन है ए, केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4 यानी कि सभी, और डी है 2 और 4। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ये सभी सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कनिंगम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कनिंगम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फायान और हुएनसांग ने किया है। 1861 में कनिंगम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। कनिंगम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने की थी। डी है, 1863 ईस्वी में कनिंगम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। ई है, बोधगया में कनिंगम ने बोधगया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट है। 1863 में आर ब्रूस फूट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। ऑप्शन, तो इसका देख लीजिए। इसका 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। डॉक्टर एस अल्तेकन ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति है। बोधगया में निरंजना नदी के पास जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के सुजाता ग्रह का भी पता लगाया। तो यहाँ यह भी एक कूट है। सही उत्तर कूट का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सभी, यानी कि सभी सही हैं। बी है दूसरा, तीसरा और चौथा। सी है पांचवा। डी है केवल पहला, दूसरा और पांचवा। तो इसका सही उत्तर होगा ए। सही उत्तर है ए। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फोर्थ, बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? यहाँ गलत देखना है। ए, बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। बी, शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। सी, राजगीर में विशंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। डी, नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं।
और ई है बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले। तो इसका सही ऑप्शन होगा ई। बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिशंतिका सिक्के के नमूने हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं। माया देवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए बछाड़ वैशाली, बी बोधगया गया, सी पाटलिपुत्र पटना, डी राजगीर नालंदा। तो इसका ए ऑप्शन सही है, बछाड़ वैशाली। मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। क्वेश्चन 6, केशव नामक एक व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए धर्मपाल के बोधगया प्रस्तर अभिलेख से, बी नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से, सी नान्यदेव का सिमराम प्रस्तर अभिलेख से, डी देवपाल के घोषरावा प्रस्तर अभिलेख से। तो इसका राइट आंसर है ए, धर्मपाल के बोधगया प्रस्तर अभिलेख से। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिला है? बोधगया से प्राप्त अभिलेख, नालंदा से प्राप्त अभिलेख, मुंगेर जनपद से प्राप्त अभिलेख, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, बोधगया से प्राप्त अभिलेख। क्वेश्चन 8 देखते हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरिब्रह्मदेव। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा ए, चंद्रेश्वर। क्वेश्चन 9, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेश नीति, डी धन संचय, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? ए मौली कवि, बी बोधराज, सी परमल, और डी विद्यापति। तो इसका सही उत्तर होगा ए, मौली कवि। आगे देखते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पाटलिपुत्र से, बरावर से, राजगृह से, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। पाटलिपुत्र से, बरावर से, राजगृह से मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्माश्वामिन के वृत्तांत से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, मनेर ताम्रपत्र से। चलिए क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या था? फायान, युआनचांग, वेनशांग, इत्सिंग या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन 14 है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? फर्स्ट है भग्नावशेष, सेकंड यात्रा वृत्तांत, थर्ड अभिलेख, फोर्थ सिक्के, फिफ्थ है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर है डी, ये सभी। क्वेश्चन 15 है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या हैं? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र में, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। तो इसका सही उत्तर होगा सी, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला छोड़ के इसमें बाकी सभी सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ था सहसराम से, केसरिया से, रामपुरवा से या वैशाली से? इसका सही आंसर है ए, सहसराम से। क्वेश्चन 18। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ए और बी दोनों, और डी ना ए है और ना ही बी।
तो इसका आंसर होगा बी, प्राकृत। क्वेश्चन 19 है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? खरोष्टी, अरामाइक, ब्राह्मी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी, ऑप्शन सी। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? चिरांद छपरा से, बी चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, मन्नेर से, उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी से। चिरांद से भी, मनेर से, चेचर वैशाली और सोनपुर से और सभी से, इन सभी से मिले हैं। क्वेश्चन 21 है, बिहार के नवादा जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। इसका आंसर होगा ए, परवर्ती गुप्त वंश। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वर्नाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदार वांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है मौर्य युग के बारे में, नंदवंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में, परवर्ती गुप्त के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। देव वर्नाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त, जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। क्वेश्चन 23 है, पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल या भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से या उपर्युक्त सभी से। तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी से। बिहार के लिए सर्वाधिक साहित्यिक स्रोत है, देखिए, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, अथर्ववेद। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से, दीघ निकाय से। तो इसका आंसर होगा बी, अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध मंदिर, शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो इसका आंसर होगा सी, पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहिक, विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, ए और बी दोनों के बारे में, न ही ए के बारे में न ही बी के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा सी, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करवाने वाले पुरातत्ववेत्ता थे मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स और कनिंगम। सही उत्तर होगा डी, कनिंगम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? आर ब्रूस फ्रूट, कनिंगम, व्हीलर, मैकेंजी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कनिंगम। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। विहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंगम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार में खोज की। किसकी खोज की? केसरिया स्तूप चंपारण की, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ की, वसाण के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्य उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, बृहदारण्य उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था? अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण, ऋग्वेद, पुराण और सामवेद। इसका उत्तर है ए,
अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? सामवेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा बी, शतपथ ब्राह्मण। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का या के स्रोत हैं? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही होगा बी, दीघ निकाय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है बी, राजनीतिक नीतियों पर। अप्सर नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के, प्रणय गाथा के, रामायण के, महाभारत के। इसका सही उत्तर है सी, रामायण के। बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक पौराणिक एवं वैदिकालीन बिहार। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? पुरापाषाणिक संस्कृत, मध्य पाषाणिक संस्कृत, नवपाषाणिक संस्कृत, ताम्रपाषाणिक संस्कृत। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा सी, नवपाषाणिक संस्कृत। चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ। यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ, पत्थर के औजार मिले हैं। इससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। बिहार के किस स्थल से पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? जेठियन घाटी नालंदा, राजपोखर भागलपुर, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। पुरापाषाण कालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीमबांध और पेशरा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त होती हैं। बिहार में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं मनेर से, सोनवार से, ताराडीह से या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। बिहार में ताम्रयुगीन संस्कृत के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, आर्यप आदि से भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 4 है, बिहार में प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार के शेरघाटी गया से प्राग ऐतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं। बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुआर, रोहतास से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, ये सभी सही है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 70,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व या 25,000 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 40,000 ईसा पूर्व। अब चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड। इसका सही उत्तर होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा। कुल्हाड़ी, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड सभी प्राप्त हुए हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, मुंगेर एवं नालंदा से, गया एवं डेहरी से। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, हड़प्पा युग। तो इसका सही आंसर है ए, पूर्व प्रस्तर युग। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं चिरांद से, पटना से, मुंगेर से, चेचर से। सही आंसर है सी, मुंगेर से। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग। आंसर होगा डी, नव प्रस्तर युग। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, सारण में है,
चेचर वैशाली, सोनपुर एवं मनेर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सभी। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः ऋग्वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उपर्युक्त में कोई नहीं। लगभग 800 ईस्वी पूर्व में। इसका सही उत्तर होगा उत्तर वैदिक काल में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का विस्तार, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार। इसका सही आंसर होगा बी, लोहे का उपयोग। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। उपर्युक्त ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, दोनों थे। मगध तथा विदेह भी था और अंग एवं लिच्छवी भी था। लिच्छवी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। इसका आंसर होगा ए, शतपथ ब्राह्मण। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जात के लोगों का आवास स्थल रहा था? तिरहुत, विदेह, मगध। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है मगध, सी। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। अंग, लिच्छवी, विदेह, मगध। सही उत्तर है सी, विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य, दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? विदेह, मगध, कुरु, अंग। सही आंसर है बी, मगध। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? मगध, अंग, वज्र, विदेह। सही आंसर है डी, विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? अथर्ववेद, सामवेद, वायुपुराण, शतपथ ब्राह्मण। डी, शतपथ ब्राह्मण से। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की? विदेह राज्य की स्थापना बिहार में किसने की? नेमि ने, विशाल, जनक, भोज। आंसर होगा ए, नेमि। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नीमि या नेमि थे, जिन्हें विदेह कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की। नेमि कौन थे? अब आप लोग देख लीजिए। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाक के पुत्र नीमि। आगे बढ़ते हैं। बिहार के अंग, विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन है ऋग्वेद में, पुराण और महाकाव्यों में, सामवेद उपनिषद में। सही उत्तर है बी, पुराण और महाकाव्यों में। कीकट किसे राज्य को कहा गया है? किस राज्य को कहा गया है? किसे नहीं, किस राज्य है? विदेह, अंग, मगध, लिच्छवी। आंसर होगा सी, कीकट मगध राज्य को कहा गया है। किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा बी, अथर्ववेद में। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेध यज्ञ का शिकार बताया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सही आंसर होगा सी, यजुर्वेद। वैशाली के संस्थापक राजा थे इक्ष्वाकु, विशाल, नेम, पुरूरवा। तो सही आंसर होगा बी, विशाल। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? शतपथ ब्राह्मण, वृद्धारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गार्गी संहिता। तो इसका सही उत्तर होगा ए, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर हुआ है। अब चलिए पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें गलत कथन पूछा गया है। प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ।
महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। मगध के शासक बृहद्रथ ने अंग को पूरी तरह मगध में मिला लिया। इसका सही उत्तर होगा डी। मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह मगध में मिला लिया गया था। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। बिहार में स्थित वज्र महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य? इसमें सत्य पूछा गया है। बस इस क्वेश्चन के ना सत्य असत्य में आप इतना ध्यान रखिए कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य। वज्र की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित तथा तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे भाग में दास वर्ग के लोग रहते थे। बी है बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। वज्र संघ की बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था। या डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? 2, 3, 4 या 5? आंसर सही है बी 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? अंग, वज्र, वत्स और मगध। सही उत्तर होगा सी वत्स। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? पटना एवं गया, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, भागलपुर एवं मुंगेर। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही होगा, भागलपुर एवं मुंगेर। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग, गया, गिरिब्रिज, वैशाली, चंपा। सही उत्तर है डी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? अंग, मगध, वज्र, अस्मक। सही उत्तर है मगध। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज राजगीर, पाटलिपुत्र पटना, गया, चंपा। सही आंसर है ए गिरिब्रज राजगीर। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? अस्सी नदी, वरुण नदी, चंपा नदी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? मगध, वज्र, अंग। उपर्युक्त सभी। सही है वज्र संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? राज्य सम्मिलित नहीं था होगा, ये गलत हो गया यहाँ पे। था लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह और चेद। सही आंसर है चेद। वज्र महाजनपद 8 राज्यों लिच्छवी, वज्र, ज्ञात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र का एक संघ था। आप इन 8 नामों को याद रख लीजिए तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रक का कुंडग्राम था। वज्र संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली, मुजफ्फरपुर, कुंडग्राम, मिथिला। वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? मगध, वज्र, अंग। उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा वज्र। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज राजगृह, चंपा। सही आंसर है गिरिब्रज राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। चंपा, नालंदा, वैशाली, अंग। सही आंसर है डी अंग। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त और लिच्छवी। सही आंसर है डी लिच्छवी के द्वारा। चलिए अब हम देखते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, लुम्बिनी, कुंडग्राम, कुशीनारा।
इनका जन्म कहाँ हुआ था महावीर का? कुंडग्राम। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? पटना, वैशाली, मुंगेर, चंपारण। सही आंसर होगा बी, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था सारनाथ से, विदेश से, वज्रशंख से, कपिलवस्तु से। सही आंसर है सी, वज्रशंख से। सिद्धार्थ वज्रशंख के एक गणराज्य कुंडग्राम की ज्ञात्रक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी, लिच्छवी की, सारनाथ की, विदेह की, अंग की। तो ये कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, कौशाम्बी में। पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी वैशाली में, पावापुरी में, विदेह में, राजगृह में। सही आंसर है पावापुरी में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, वैशाली में, राजगृह में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और ये बताइए प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। सही आंसर है ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? देवर्धि, क्षमा, श्रमण, महाकश्यप, शावकमीर, स्थूलभद्र। सही आंसर है डी, स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। क्या ऑप्शन है? और सी है ए और बी दोनों, और डी ना ही एक और ना बी, ना ही ए और ना बी। तो इसका सही उत्तर है बी। सही उत्तर है बी। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। आगे देखते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पशु पूज्य की जन्मस्थली थी क्या थी? गया, पटना, चंपा, वैशाली। पशु पूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। चलिए अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे उरुवेला बोध गया, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम, सारनाथ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहाँ गए थे? बी, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? उरुवेला, बोधगया, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। उरुवेला, बोधगया में उन्हें 5 ब्राह्मण मिले। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, जम्बिक ग्राम में, कुशिनारा में, सारनाथ में। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा के किनारे, निरंजना के किनारे, गंडक के किनारे या सोन के किनारे? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थाविर और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान संप्रदायों में बटा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए है। बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंगीत के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये किसके शासन काल में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म का 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ।
बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन शुद्ध और विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म का 2 भागों स्थावीर और महासंघी के रूप में हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो इसका सही उत्तर यही होगा डी। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ। निम्नांकित में किस शहर ने महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? किस शहर से या किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बोध गया से, राजगीर से, वैशाली से, उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी से उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ही विनाश के कारणों की भविष्यवाणी थी में सम्मिलित थी। बाढ़ भी थी, अग्नि भी, आंतरिक कलह भी, सभी थे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो इसका सही आंसर होगा बी। गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं महाबोधि मंदिर बनाया गया। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में, वैशाली में, गया में, पटना में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर होगा ए, राजगृह राजगीर में। अब चलिए पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को, कन्नौज को, वज्जी को, विदेह को। किसको दिया जाता है? मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह, पाटलिपुत्र, पटना, वैशाली या गया। क्या थी राजधानी मगध की? गिरिब्रज राजगृह। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। इसके वास्तुकार महागोविंद थे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश, शैशुनाग वंश, नंद वंश, हृयक वंश। तो इसका सही आंसर है बृहद्रथ वंश। जरासंध के पिता थे बृहद्रथ। मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ तथा जरासंध। महापद्मनंद, शिशुनाग उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए, बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग, जरासंध। सही आंसर होगा ए, बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हृयक वंश के, शिशुनाग वंश के, नंद वंश के या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये हृयक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ जरासंध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। तो बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी, चेलना, खेमा, उपर्युक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी से, इन तीनों से, कौशल देवी से भी उन्होंने विवाह किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्र संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग, कौशल, वज्र, अवंती। कौन सा राज्य जीता? अंग। हृयक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, शिशुनाग। तो हृयक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। तो इसको पितृहंता भी कहेंगे। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अजातशत्रु। वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? कौशल, चंपा, वैशाली या पाटलिपुत्र। कहाँ की थी? वैशाली की आम्रपाली।
अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? अंग, कौशल, लिच्छवी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लिच्छवी के साथ जब युद्ध हुआ था तो उसने रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, नागदशक। तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसे उभयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन, बिंबिसार, घनानंद, अजातशत्रु। उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। हिरण्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन, नागदशक, अनिरुद्ध, मुंडक। तो कौन था ना? नागदशक हिरण्यक वंश का अंतिम शासक था। हिरण्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की, नंद वंश की, मौर्य वंश की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, शिशुनाग वंश की। सर्वप्रथम मगध की किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंद, शिशुनाग। किसने बनाया था? शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? नागदशक, घनानंद, कालाशोक, महापद्मनंद, पद्मनंद। तो किसने बनाया? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह, कुंडलवन। कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? शाबकमीर, महाकश्यप, मोगलिपुत्र बसुमित। किसने की थी? शाबकमीर। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, घनानंद, मुंड, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन था नंद वंश का संस्थापक? महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। मगध के किस शासक को कलि का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एकछत्र और एकराट कहा गया है? घनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु, उदयन। तो किसको कहा गया है? महापद्मनंद को। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था महापद्मनंद। मुंड, घनानंद, कालाशोक। कौन था? घनानंद। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, घनानंद। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु का। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन। कहाँ हुआ था? राजगृह, गिरिब्रज। प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, शाबकमीर, मोगलिपुत्र बसुमित। किसने की थी? महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, महापद्मनंद ने। किसने किया था? महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो किसने बसाया था? उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? यूनानियों, डेमेट्रियस के, वैशाली के ब्रजियों के, अंग शासकों के। तो सही आंसर है सी, वैशालियों के, ब्रजियों के। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था बिंदुसार, अशोक, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य।
तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, कन्नौज, वैशाली। क्या थी इसकी राजधानी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य, विष्णुगुप्त, घनानंद, मेगास्थनी, सेल्यूकस। तो ये तो सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? किसकी की? चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 351 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उपर्युक्त में से कोई नहीं, सॉरी, इसका आंसर होगा 320 ईसा पूर्व में। 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक महान, बिंदुसार, तीबर, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 311 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। कब आगमन हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस या डेमोक्लिस? कौन था? सेल्यूकस निकेटर। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? अशोक, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके शासनकाल में पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, तीवर, मेगास्थनीज, भद्रबाहु। सबको पता है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से, यूचियों से। किससे मुक्ति दिलाई चंद्रगुप्त मौर्य ने? यूनानियों से। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्तोत्र है? दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। कौन सा है? इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? किसने किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। सही आंसर है ए, मौर्य वंश ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो सही आंसर होगा डी, इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कालिदास, कौटिल्य, भवभूति, मिलिंद। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? स्ट्रैबो, फाहियान, मेगास्थनीज, युआन च्वांग। युआन च्वांग किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? अशोक, बिंबिसार, तीबर, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार बना। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीबर, अशोक। किसके शासनकाल में रहता था? किसके दरबार में रहता था आजीवक? बिंदुसार के। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है सहवाजगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में, सोपारा अभिलेख में। तो किस में मिलता है? शिलालेख 13 में। तटीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क, अशोक। किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलपुत्र, पिंगलवत्स, महाकश्यप, वसुमित्र। किसने की थी? मोगलपुत्र तिष्य। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ए, 251 ईसा पूर्व। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, उपर्युक्त सभी। किसने की थी? अशोक ने। किस युद्ध में भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? कलिंग, सिंधु, कंबोज,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस युद्ध में उसका हृदय परिवर्तन हुआ था? कलिंग युद्ध में। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता, प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सुवर्णगिरी में, पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सुवर्णगिरी में, पाटलिपुत्र में, अवंती में, वैशाली में। कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोध गया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में शुरू की थी? 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष, 7वें वर्ष। इसका सही आंसर होगा बी, 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है रुम्मिनदेई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। क्या थी ये? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था कुम्भरहार पटना में। कुम्भरहार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? किसने कहा था? फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक ने। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? किसके शासनकाल में भेजा था? बिंदुसार के। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस पाटलिपुत्र के उपनाम धारण किया था? स्ट्रैबो। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन सा था? भाब्र स्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। मेगास्थनीज की। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त सभी। यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपर्युक्त सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। देवान प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अशोक ने। धम्म महामात के कार्य क्या थे? धम्म महामात के कार्य क्या थे? उपर्युक्त सभी।
यानी कि धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व के कार्य थे उपर्युक्त सभी: न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? इन सभी का: कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्स। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं क्या है? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बरावर की गुफाएं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है उपर्युक्त सभी से: 7वें शिलालेख से, द्वितीय स्तंभ लेख से, द्वादश शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट। अब देखते हैं मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल 183 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? शुंग वंश के समय। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? का आंसर होगा कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? मित्र वंश के राजाओं ने। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? बोध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? सी हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व वंश। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? अंग एवं मगध से। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल थे। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था कनिष्क। अब देखते हैं बुद्ध गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त वंश का भी प्रचलन किया। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? समुद्रगुप्त। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है
गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 3 साल तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? पाटलिपुत्र से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? शाहाबाद। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में इस पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? गुप्त काल के। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? गुप्त काल। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थीं। फाहियान। गुप्त संवत का आरंभ होता है 320 ईस्वी में। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? किसने किए? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? किस सम्राट की? चंद्रगुप्त प्रथम की। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? हूणों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक, ये तीनों पतन के कारण थे। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? नरसिंह गुप्त के समय में। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक था कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? कुमारगुप्त थर्ड ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? दामोदर गुप्त को पराजित कर। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधव गुप्त को। हर्षवर्धन की मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानिक शासन अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त सेकंड। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं को विजेता कहा गया है? कृष्णगुप्त को। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। इधर शासक दिए हुए हैं, इधर उपाधियां। हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाराजाधिराज, जीवित गुप्त राजाओं में सिरमौर, क्षितिज चूड़ामणि, आदित्य सेन परम भट्टारक महाराजाधिराज।
सही आंसर होगा सी। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? जीवित गुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा की? आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर होगा बी, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त। गुप्तोत्तर युग और बिहार। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी में। इत सिंह ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? 635 में। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। पालकालीन बिहार। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? पाल वंश के। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? भागलपुर। यह भागलपुर पाथर घाट में स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? महायान को। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? धर्मपाल ने। किस शासक ने औदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई? गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्तियों की निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? पाल युग में। बिहार में पाल युग में कांस्य निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी धीमन एवं बिठपाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के। धीमन का पुत्र बिठपाल था। किसने जावा के शासक बेलटपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए? देवपाल ने। बौद्ध विद्वानों में शांत रक्षित और आतिश दीपंकर किस काल में तिब्बत गए थे? पाल काल में। बिहार में पाल काल में संबंधित कौन सा कथन असत्य है? सी। पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे। पाल शासक बौद्ध थे और ये ख्याल रखते थे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की? कौन था वो? बालपुत्र देव। पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांची में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरिहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल समकालीन थे धर्मपाल एवं देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरच किस युग के हैं? पाल युग के। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था मगध को। संभवतः अंग
पुंडवर्धन भुगते थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। नालंदा। मिथिला के कर्णाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है उपरोक्त सभी से। दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से, सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से, ऊंधरा ढाड़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामांडलिक के शिलालेख से, मालदेव की भीत भगवानपुर दरभंगा के अभिलेख में ओम श्री मल्लेदवश्य उत्कीर्ण है। राजनीति रत्नाकर का रचयिता चंद्रेश्वर ठाकुर किस कर्णाट शासक का मंत्री था? हरिसिंह देव का। हरिसिंह देव के समय नेपाल पर आक्रमण हुआ। मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। बिहार के कर्णाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ये चारों सही होंगे। मिथिला में कर्णाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में हुई। कर्णाट शासक नान्यदेव ने भारत नाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंताधिपति मिथिलेश्वर और नृपमल्ल कहा था। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया। कर्णाट वंश का शासनकाल राजनीति और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। कृत्य चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता हैं चंद्रेश्वर धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक हैं वीरेश्वर। किसे महावार्तिक नैवंदिक के नाम से जाना जाता है? धीरेश्वर ठाकुर को। मिथिला या तिरहुत के कर्णाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला के कर्णाट दक्षिण भारत के राजवंश थे। मिथिला या तिरहुत के कर्णाट राज्य का संस्थापक कौन था? नन्यदेव। उत्तर बिहार को तीरभुक्त या मिथिला कहा जाता था। मिथिला के कर्णाट शासकों की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़। यह आधुनिक नेपाल में स्थित है। कर्णाट वंश का अंतिम शासक था हरिसिंह। कर्णाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? कर्णाट शासक के समय में। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्णाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है धर्मास्वामिन मुल्ला तकिया। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्णाट राज्य का शासक था राम सिंह देव। कर्णाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? हरिसिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? हरिसिंह देव के शासनकाल में। तो हमारी प्राचीन बिहार की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो यहाँ पर हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।